नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की माया नगरी मुंबई में पैसा ही पैसा है और महाराष्ट्र में नोट ही नोट हैं। इसलिए यहाँ चुनाव जीतने के लिए जोड़ तोड़ और साजिशें भी गहरी रची जाती हैं। अब जिस प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले सरेआम एक दिग्गज नेता की हत्या कर दी गई हो, वहाँ बीच चुनाव में ठाकरे से भी मिले, एकनाथ शिंदे से भी मिले, बीजेपी के मिले, एक हिंदू सॉलिडेरिटी ये सोचा था अमित शाह ने, फडणवीस ने, मोदी ने। तो राज ठाकरे साहब को लाया गया। राज ठाकरे साहब ने कहा कि मैं भाई इस चुनाव में अलग लड़ूंगा, लेकिन फडणवीस ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने बेटे को माहिम से लड़ाइए, अमित ठाकरे को हम सपोर्ट करेंगे। तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई, इस अंडरस्टैंडिंग में एकनाथ शिंदे को बड़ा बुरा लगा और एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे, इनमें 36 का आंकड़ा हो गया। हकीकत यह है कि माहिम से जहां पर अमित ठाकरे लड़ रहे हैं, राज ठाकरे के बेटे, वहां पर शिंदे का आदमी आज माफी मांगने गया था राज ठाकरे से कि चलिए साहब हम बैठ जाते हैं। राज ठाकरे ने मिलने से मना कर दिया। और इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष यह है कि राइट नाउ इट्स राज ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे, यानी भाजपा के घर में लड़ाई है और इसका नुकसान भाजपा को ही होगा। एडवांटेज कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी है। अब दोस्तों, साजिशों और तोड़ फोड़ इस पूरे गेम में जो शतरंज बिछी है महाराष्ट्र में, पैसे ही पैसे वाले महाराष्ट्र में, वहाँ पर क्या शरद पवार के हाथ में बाजी है या बाजी अमित शाह के हाथ में? किसके हाथ में बाजी है, ये एक बड़ा सवाल है। और आज नामांकन वापस होने के बाद कई बागी बैठ गए हैं। जो सिचुएशन बनी है, जो इस वक्त ज़मीनी सच्चाई है महाराष्ट्र की, वो क्या है? क्या महाविकास आघाड़ी आगे है या फिर अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी, क्या ये कहीं ना कहीं फाइट दे रहे हैं और ये बैटल जीत सकते हैं जैसे हरियाणा जीता था इन्होंने? होने क्या जा रहा है, आगे कौन है? आज 3 खास मेहमान हैं और आज मैंने दोबारा बुलाया प्रकाश पोहरे साहब को, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और ये इस वक्त भी अकोला से लाइव हो रहे हैं। महाराष्ट्र से लौटे अशोक वानखेड़े टाइगर भी हमारे साथ हैं, वो कई जानकारियां आपको दे रहे हैं, खास जानकारियां दे रहे हैं। उमाकांत लखेड़ा भी होंगे। इन तीनों को सुनिए, पिक्चर क्लियर होगी महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, और जो महाराष्ट्र में होगा वही इस देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। जो सवाल था वो ये था कि चाहे देवेंद्र फडणवीस का आज का इंटरव्यू हो या अमित शाह की बात हो या नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा, ये 4 टॉप लीडर्स हैं, चारों इस तरह के संकेत दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि भाई जिस तर्ज पे हरियाणा जीता था उस तर्ज पे हम महाराष्ट्र जीतने जा रहे हैं। एक और बात, इसमें 3 चीजें उठती। क्या हरियाणा का हैंगओवर है, नशे में है सत्ता के? क्या डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देख रहे हैं बीजेपी? या फिर बीजेपी वाकई जो हरियाणा में किया वो महाराष्ट्र में करने वाली है? महाविकास आघाड़ी को एज है, महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन महाविकास शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी ये बनाने जा रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ रहा है। बीजेपी लगातार ये कहेगा कि नहीं हम जीत रहे हैं। ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये बातें लगातार हो रही थी, ये बातें लोकसभा में चुनाव में हब हो रही थी। यदि महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन को हरियाणा हारने की वजह से आप सोचते कि इंडिया गठबंधन हाशिए पे आ गया, तो फिर जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत हुई, इसलिए भी अपबीट हो सकता है। वो हरियाणा रिपीट हो सकता है, वो जम्मू कश्मीर रिपीट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कमजोर पड़ी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खेला। यहाँ शरद पवार और उद्धव ठाकरे बढ़िया सीट निकाल के ला सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस थोड़ी कमजोर पड़े, लेकिन सरकार बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा जी। इसलिए ये नरेशन है, ये लगातार नरेशन बनाया जा रहा है। लेकिन टाइगर, आज जिस तरह से हमने देखा, आज कई बागी ऐसे हैं, 36 बागी महायुति में थे, अभी भी कई बागी खड़े हुए हैं, वो मान नहीं रहे बात। उनको अमित शाह ने भी फोन कर दिया, देवेंद्र फडणवीस ने भी हाथ जोड़ लिए, वो मान नहीं रहे। तो वहां पर भी बागी मौजूद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। और आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने वार्निंग दी कि भाई बैठ जाइए वरना पार्टी से निकाल देंगे। तो अभी भी बगावत जो हो रही है उसका धुआं खत्म नहीं हुआ। महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक दलों में मूल्यों का गिरावट आ गई है। सभी राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपना अपना राजनीतिक विचारधारा के चलते पार्टी को जिंदा रखा, वो सभी ही विद्वेषित है। क्या सांगली जैसा एक्सपेरिमेंट फिर सांगली के साथ कांग्रेस नेतृत्व ने ही किया? सांगली में एक जो बागी खड़ी है जयश्री पाटिल, उसके पीछे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा है। ऐसा क्या हुआ कि कोल्हापुर उत्तर में इंडिपेंडेंट विड्रॉ ही नहीं हुआ, तो कांग्रेस का जो ओरिजिनल कैंडिडेट था, जिसके पास कांग्रेस का बी फॉर्म था, वो विड्रॉ हो गया कि मैं जीत नहीं पाऊंगा इस इंडिपेंडेंट की जगह। तो जब इंडिपेंडेंट इतना स्ट्रांग था तो उसको टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्या सोलापुर में शरद पवार जी ने बोलने के बाद और उनको प्रॉमिस करने के बाद उम्मीदवार विड्रॉ करने गया, तब तक टाइम खत्म हो गया, अब टेक्निकली उम्मीदवार वहां है। दूसरी बात, एक बात दीपक भाई आप जान लीजिए, आप भी और लखेड़ा जी भी बहुत सीनियर है मुझसे, और प्रकाश जी तो वाकई बहुत सीनियर है। जब किसी को आप विड्रॉ करते हो तो आप उसको टेक्निकली विड्रॉ करते हो, लेकिन फिर वो चुनाव से भी विड्रॉ हो जाता है, वो चुनाव में प्रचार से विड्रॉ हो जाता है, उसके कार्यकर्ता दूर हो जाते हैं। यदि 36 सीटों पे आपके बागी है, 36 में से 11 पे आप अभी बचे हैं, इसका मतलब आपने 25 लोगों को विड्रॉ करवाया। क्या उस 25 सीटों पे एक गारंटी है कि वो विड्रॉ हुए लोग एकदम सुबह से लेकर शाम तक जी जान लगा के प्रचार करेंगे? वो वहां सैबोटेज करेंगे। वो कहेंगे कई जगह ईडी का प्रेशर, कई जगह इनकम टैक्स का प्रेशर, कई जगह 10 प्रेशर होते हैं। और आजकल बीजेपी के पास तो प्रेशर ये है कि भैया राज्य सरकार भले ही हम नहीं आए, लेकिन केंद्र में सरकार है, एजेंसियां केंद्र से आती है, आप सोच समझ के काम करो। तो मतलब ठीक है, सब विड्रॉ कर लिया, अब जीतवा की दिखाओ आप जी। तो यहां पर मैं प्रकाश जी के पास और एक चीज आपसे और पूछना चाह रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी की चल रही है तो एकनाथ शिंदे की चल रही है, जो सबसे जूनियर मोस्ट, देवेंद्र फडणवीस के आगे, उद्धव ठाकरे के आगे, शरद पवार के आगे, राहुल गांधी के आगे, एक जूनियर आदमी उसकी चल रही। जैसे मिसाल के तौर पर अंधेरी, वहां पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, उसकी पत्नी स्वीकृति, वो वहां से लड़ रही थी, एक फोन शिंदे का गया, बैठ गई। सना मलिक, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक, वहां पर एक बागी लड़ रहा था, शिंदे का आदमी, शिंदे का फोन जाता है, बैठ जाते। ये सारा खेल शिंदे कैसे कर रहे हैं? पैसे का खेल है, मुख्यमंत्री की कुर्सी का खेल है, क्या खेल है ये? शिंदे के पीछे अमित शाह का बैकिंग। ओ देखिए, अमित शाह के होते मतलब शिंदे के फोन में सबसे ज्यादा ताकत। यस, क्योंकि शिंदे जो करवा सकते हैं वो देवेंद्र फडणवीस नहीं करवा सकते आज के डेट में अमित शाह से। मैं प्रकाश जी से पूछना पड़ेगा। भाई प्रकाश जी, आप तो सबसे बुजुर्ग, सबसे एक्सपीरियंस हैं, आपके अखबार के संस्करण हर शहर से निकलते भाई महाराष्ट्र में। मुझे बताइए कि टाइगर कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे आज भी फडणवीस से ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बागी एक दूसरी पार्टी को तोड़कर आया बीजेपी में या बीजेपी के अलायंस में, शिंदे फडणवीस से ज्यादा ताकतवर है। प्रकाश जी, ये सच्चाई है या आपका कुछ और मानना है? देखिए दीपक जी, बात क्या हो जाती है मैं बताता हूं आपको। क्या है कि जितना भी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का सत्यानाश हुआ, उसका अगर सेहरा आप मुझे पूछेंगे किसके सर पे बांधना है, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि वह शख्स का नाम है देवेंद्र फडणवीस। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सारा किया सत्यानाश, यानी जो सेना, उद्धव की जो सेना तोड़ी, तो इन्होंने तोड़ी, ये शरद पवार की पार्टी तोड़ी, इन्होंने तोड़ी। लेकिन देखिए, क्या पार्टी तोड़ने का खेल, पार्टी तोड़ने का खेल कोई भारत के महाराष्ट्र के अंदर पहली बार थोड़ी हुआ है, इसके पहले भी कई बार हुआ। शिवसेना विलासराव देशमुख ने तोड़ के मन से बनाई, क्या किसको पता है कि ये विलासराव ने किया? उसी समय पे शरद पवार के पीछे इन्होंने वो अन्ना हजारे को लगा दिया, लेकिन किसको पता था कि अन्ना हजारे लगा। देखिए क्या है कि करने का तरीका रहता है, लेकिन जिस आदमी को कहने का मतलब क्या बोलते हैं, हमारे तरफ के मेंढक फूलना और बैल के जैसा बनना, वैसे कैसे बातें है ये है। अभी बातें क्या हो रही है कि जो हमारे स्टेट का सत्यानाश जिसको बोलेंगे ना, एक स्टेट है, उसके बाद में वातावरण है, उसके बाद में ये फैमिलीज है, इसके अंदर का अगर क्या बोले कि दूध के अंदर नमक का ढेकला डालने का काम अगर किसी आदमी को देना है, तो मैं आपको उस आदमी का नाम बोलूंगा कि एकमात्र आदमी है, वो है देवेंद्र फडणवीस। बातें ऐसी है कि इन्होंने जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो है वो विलेन है पूरी राजनीति के, पूरे चुनाव के खलनायक।